बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 29 अप्रैल और पाकिस्तान में पीर की रात। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं इस्लामाबाद, जहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने एजेंसियों की तरफ से खुफिया फ़ोन रिकॉर्डिंग का केस सुना। जी हाँ, आपको याद होगा कि किस तरीके से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी सभी के फ़ोन टेप करती हैं। बुशरा बीबी का फ़ोन भी टेप किया गया था। मर्जी के टोटे जोड़कर उनको मर्जी के मतलब देकर फैलाया गया था, जिसके खिलाफ बुशरा बीबी इस्लामाबाद हाई कोर्ट गई थी और इस चीज़ को चैलेंज किया था। इस केस को सुन रहे हैं जस्टिस बाबर सत्तार और आज इस केस की सुनवाई थी। आज उन्होंने जो किया वो कमाल किया। ये बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आयद। 2 दिन पहले या 1 दिन पहले 4 पाकिस्तान के इदारों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब इस केस से अलग हो जाएं। और ये जो इदारे थे, इसमें पेमरा शामिल था, पीटीए था, आईबी थी, एफआईए था। अब जब उन्होंने ये एप्लीकेशन दी तो हम भी हैरान हुए कि हुकूमती इदारे कैसे एक जज के ऊपर ऐसी एप्लीकेशन दे सकते हैं और कह सकते हैं कि जज साहब पे हमें एतमाद नहीं है और वो जज साहब जो हैं वो अलग हो जाएं। बहरहाल आज जब समाअत शुरू हुई तो जज साहब ने सबसे पहले पीटीए से पूछा कि भाई आपको, सॉरी, एफआईए से पूछा कि भाई आपको क्या मसला है, आपने मेरे खिलाफ क्यों दरख्वास्त दी, आपका मेरे से कोई प्रॉब्लम है आपके महकमे का। उन्होंने कहा नहीं जी, हमें प्रॉब्लम नहीं है। आप क्योंकि उन 6 जजेस में शामिल हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 6 जजेस जिन्होंने आईएसआई के ब्लैकमेलिंग के बारे में ख़त लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को और ये बताया था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसले दिलवाने के लिए किस तरीके से उनके रिश्तेदारों को उठाया गया, उनको करंट लगाया गया, किस तरीके से जजेस के घरों में बम फेंके गए, किस तरीके से उनके घरों के अंदर कैमरे लगा के उनकी और उनकी बेगमात की प्राइवेट वीडियोस बनाई गई। ये सारी चीज़ें जब रिपोर्ट की तो एफआईए ने कहा कि क्योंकि आपने इंटेलिजेंस एजेंसीज पर सवाल उठा दिया जज साहब, तो आप इस केस से अलग हो जाएं, आप इस केस को ना सुनें। जस्टिस बाबर सत्तार ने पूछा कि क्या एफआईए का हमारे घरों में कैमरे लगाने या अगवा करने के साथ कोई लेना देना है? क्या हमने ख़त में आपका नाम लिखा? तो आपका इसमें क्या लेना देना? हमने तो आईएसआई के बारे में लिखा। क्या आप आईएसआई की प्रॉक्सी हैं? अगर आईएसआई को ये एतराज़ है तो वो खुद क्यों नहीं आते और ये दरख्वास्त खुद अदालत में क्यों नहीं देते? आप क्यों दे रहे हैं उनके बिहाफ पर? क्या आप उनकी प्रॉक्सी हैं? ये उन्होंने पूछा। आप सबको तो पता ही है कि हमारी जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनका जो सबसे बड़ा हथियार होता है वो खुफिया रहना होता है। आप जब उनका पर्दा चाक कर देते हैं तो उनकी आधी ताकत वहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो हैं वो खुफिया रहकर ही काम करना चाहती होती हैं और आईएसआई यही कर रही है कि खुफिया रहकर एफआईए से दरखास्तें दिलवा रही है। जाहिर है ये चौधरी निज़ामुद्दीन और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर ये दरखास्तें दी गई, ये उसके अलावा तो दरखास्तें नहीं दी जा सकती थी। अब जब आईएसआई के कहने पर यह दरखास्त दी और एफआईए से जस्टिस बाबर सत्तार ने पूछा तो एफआईए के पास कोई जवाब नहीं था। जस्टिस बाबर सत्तार ने उन्हें 5 लाख रुपया जुर्माना किया। जी हाँ, उन्होंने एफआईए को 5 लाख रुपया जुर्माना किया और साथ कहा कि हो सकता है तौहीन अदालत की कार्रवाई भी शुरू करें। ये जो बकवासियात आपने अदालत में की हैं, आपका कोई लेना देना नहीं उस खत से। और आपने क्या, हमने ये कहा था कि आपने कैमरे लगाए? हमने तो आईएसआई का कहा है। उनको मसला है तो वो आए अदालत के अंदर। उसके बाद दूसरा उन्होंने पीटीए से पूछा। पीटीए की याद कीजिए, वो जो रिटायर्ड मेजर जनरल हैं, बहुत बड़ी दाढ़ी है उनकी, लेकिन काम देखें उनके कैसे हैं माशाल्लाह से सारे के सारे। तो मेरे भी वो ट्वीट्स को रिपोर्ट करते हैं। खैर, हम भी किसी टाइम अदालत में फिर उनके नाम पर रिपोर्ट करेंगे। अगर वो हरास करने से बाज ना आए तो फिर हम किसी वक्त यहाँ पर वकील से बात कर चुके हैं, हम फिर उनके नाम के साथ यहाँ की अदालत में जाएंगे ताकि जब कभी वो अमेरिका तशरीफ़ लेकर आएँ तो मुकदमा भी फेस करें। बहरहाल फिलहाल तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब की बात हो रही। पीटीए से पूछा तो उधर भी कोई जवाब नहीं था। 5 लाख रुपया सिक्का राइजुल वक्त उनको भी फाइन हुआ। उसके बाद अगली बारी जनाबे वाला जो आई वो पैमरा की थी। उनसे पूछा कि भाई आपको क्या तकलीफ, आपने किसके कहने पर किया ये एप्लीकेशन दी, आपको हमने क्या कहा है? उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। 5 लाख रुपया उनको भी जुर्माना हुआ। आईबी को जुर्माना नहीं किया क्योंकि आईबी, जाहिर है, आईबी शामिल होती है ऐसी रिकॉर्डिंग्स करने में आईएसआई के साथ, तो उनको उन्होंने छोड़ दिया कि चलें, इनकी तकलीफ़ फिर भी थोड़ी बहुत वजह बनती है इनकी तकलीफ़ होने की, क्योंकि इनको तो नुकसान हो सकता है इस फैसले का। अगर ये फैसला मेरिट पर हो गया, कानून पर हो गया, इंसाफ पर हो गया, तो आईएसआई और जाहिर है एफआईए को नुकसान हुआ क्योंकि दोनों ने ये काम किया हुआ है। लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन इकदाम था। आपको हमने आज से चंद दिन पहले बताया था, को हफ्ता भर पहले, कि जस्टिस बाबर सत्तार के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा शुरू किया जाएगा क्योंकि वो इस रिकॉर्डिंग केस को सुन रहे हैं और वो डटे हुए हैं।
फिर हमारे ख़बर की तौसीक जो है वो नजम सेठी साहब ने भी की थी, और उसके बाद याद कीजिए कि 2 दिन के बाद ही बाबर सत्तार साहब के ख़िलाफ़ वो तमाम मुग़लज़ात शुरू हो गई थी कि उनके पास अमेरिका की नेशनलिटी है, उनकी जायदादें हैं। हालांकि उनके पास किसी मुल्क की नेशनलिटी नहीं है, और जायदादें तब की हैं जब वो बाहर वकालत करते थे। तो जब कोई बंदा बाहर काम करेगा, पैसा बाहर से कमाएगा, तो जायदाद भी बाहर उसकी होगी। कायदे आज़म की ज़िंदगी देख लीजिए या किसी और की भी ज़िंदगी देख लीजिए, तो ये तो होगा। तो बहरहाल ये सब कुछ उनके खिलाफ किया गया। पर्पज़ सिर्फ वो सब कुछ ISI ही करवा रही थी ज़ाहिर है, और ये एप्लीकेशन भी प्रॉक्सी के तौर पर इन उहदों से, इन महकमों से ISI ने दिलवाई, लेकिन फिर बन कुछ नहीं पड़ा। अब जस्टिस साहब ने जो किया है, आप देखेंगे इससे ये और कमज़ोर होंगे। कोशिश इनकी ये होगी कि कोई और वार जस्टिस साहब पे करें, लेकिन आपको चौकन्ने रहना पड़ेगा पाकिस्तान की आवाम को, और अगर कोई ऐसी चीज़ हुई तो उसको एक्सपोज करना पड़ेगा। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने लाहौर से रखते हैं। मेजर खबर है, जहां पर आज किसानों को बहुत ज़्यादा मारा है। पंजाब पुलिस ने बहुत तशद्दुद किया, उन पर चढ़ाई की है। किसान एहतजाज कर रहे थे, उनकी गंदम नहीं खरीदी जा रही। एक तरफ ये खुद आकर बता रहे हैं कि हम गंदम का जो हम कल के वीलॉग में तफसीली तौर पर कवर करेंगे कि किस तरीके से ये खुद बता रहे हैं एहसन इकबाल आकर कि ये गंदम के अंदर सारा स्कैंडल इनका अपना है, इन्होंने खुद करप्शन की हुई है। वो बताएंगे आपको कैसे अगले वीलॉग में। एक तरफ वो है, और दूसरी तरफ ऐलान करते हैं शहबाज शरीफ कि हम गंदम खरीदेंगे, लेकिन गंदम खरीदते नहीं। और मैंने आपको पहले बता दिया था कि प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ ऐसे ही बयानबाजी की, ऐसे ही बयान ठोक के वो पतली गली से निकल गए हैं, क्योंकि ये गंदम खरीद सकते नहीं हैं। फेडरल गवर्नमेंट के पास उस तरह की कोई लॉजिस्टिक ही नहीं है, और गंदम खरीदने की इनके पास जगह इसलिए नहीं है कि अपने लोगों को नवाजने के लिए बाहर से गंदम इतनी ज़्यादा खरीद चुके हैं कि इनके पास अब जगह और गुंजाइश है नहीं। लेकिन अभी आपको खबर ये दे रहे हैं कि लाहौर में जब किसानों ने एहतजाज किया तो इन्होंने किसानों के ऊपर चढ़ाई की, लाठीचार्ज किया, उनको मुंतशिर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया, उनको ब्रूटली ट्रीट किया। उसके बाद इन्होंने किसान रहनुमाओं को गिरफ्तार भी किया, लेकिन अज़मा बुखारी ने कहा कि किसी को गिरफ्तार नहीं किया, एक झूठ भी बोल दिया उन्होंने उसके ऊपर। बहरहाल किसान जो है उनकी 3900 रुपये पर गंदम नहीं खरीदी जा रही, इस पर तारीखी इक़दाम किया है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने। उन्होंने कहा कि हम गंदम खरीदेंगे, और हम गंदम खरीदेंगे 3900 रेट के ऊपर ही, और हम 30 अरब रुपए तक की गंदम खरीदेंगे और उसकी अदायगी भी करेंगे। KPK की हुकूमत पंजाब के किसानों के साथ खड़े होने का उन्होंने फैसला किया और ऐलान कर दिया आज फॉर्मली कि हम गंदम खरीदेंगे। अगर बाजी चीफ मिनिस्टर की हुकूमत नहीं खरीद रही तो ये काम हम करेंगे। ये एक तो ये खुशाइन बात है। और मैंने पहले भी आपको कहा कि सूबों के पास मशीनरी होती है, वो ख़रीद सकते हैं। जो वफाक होता है उनके पास इस तरह की पास्को है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा जगहों पर नहीं है कि वो गंदम खरीद सके। किसानों की गिरफ्तारियां हुई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शामिल होने का कहा है, लेकिन मेरे ख्याल में तो जो हमारी क़यादत थी उनको ये फ़ैसला करना चाहिए था और किसानों के आज प्रोटेस्ट में अमली तौर पर शामिल होना चाहिए था, ना कि बयानबाजी के तौर पर। हमारी यहाँ पर नालायकी है, कोताही है। हमें किसानों के साथ भरपूर अंदाज में खड़े होना चाहिए था और किसानों की पूरी सपोर्ट करनी चाहिए थी, ताकि ये जो उनके साथ जुल्म हो रहा है इसके ऊपर, क्योंकि जुल्म सब पर इकट्ठा ही है। जो तहरीक इंसाफ पर जुल्म हो रहा है वही अब किसानों के ऊपर शुरू हो गया है, तो ये तहरीक इंसाफ को इनके साथ आवाज़ में आवाज़ मिलानी चाहिए और इनके साथ भरपूर तरीके से खड़े होना चाहिए। तो आज किसानों के साथ जो लाहौर में हुआ वो अफसोसनाक भी है, तकलीफ़देह भी है, लेकिन ये हुकूमत पहली दफ़ा तो कर नहीं रही। ये किसान हों, टीचर्स हों, जो भी कोई एहतजाज के लिए निकलेगा उनके साथ ये लोग यही काम करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे और वो है कि ख़वातीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन हैं, जो पाकिस्तान की ख़वातीन हैं, उनको 9 मई के अंदर जिस तरीके से इन्वॉल्व करके उन पर जुल्म किए गए वो तो आपके सामने ही है सब कुछ। आज खतीजा शाह अदालत गई, उनके बारे में बहुत कुछ कहा जाता था कि उन्होंने डील कर ली, उन्होंने ये कर लिया, उन्होंने वो कर लिया। उन्होंने आज एक भरपूर जवाब दिया। पहली दफ़ा बोली हैं वो, और ख़ूब बोली हैं। पहली दफ़ा खतीजा शाह ने मीडिया का सामना किया है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे। लोग कई दफ़ा ये नहीं समझते कि ये ख़वातीन जो हैं ये बाकायदा खतीजा शाह सियासत में नहीं थी, वो अपना काम करती थीं और उनको इस सारे काम में गैर ज़रूरी तौर पर और जाली तौर पर उनको फंसाया गया था। अब वो उस तरह से मीडिया से भी नहीं होंगी कि वो मीडिया पे आके बयानात देंगी, तो वो खामोश थी। तो बहुत सारे लोग तरह तरह के तबसरे कर रहे थे कि उन्होंने डील कर ली, शायद वो इस सारे अपना जो असूली स्टांस था उससे पीछे हट गई। आज जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो बोली और खूब बोली। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। मैडम आप क्या कहेंगी, आप PTI के साथ हैं हमेशा और कोई डील नहीं है, कुछ नहीं है? कोई डील नहीं है। किस चीज़ की डील करनी है? हम बेकसूर हैं और अदालतों में पेश हो रहे हैं और सारा कुछ उनके पास है। अब हम
किस बात की डील? कोई डर भी नहीं लगता। कोई डर नहीं। आपने खुद सुन लिया कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि मैं अभी भी अपने असूल पर खड़ी हूँ, मुझे कोई डर नहीं और मैंने कोई डील नहीं की। ज़ाहिर है अपने मुकदमे फेस कर रही हैं, अपने अपने बच्चों को इस वक्त दे रही होंगी। 1 साल जेल के अंदर रह के आई हैं ये सारी ख़वातीन। अभी 3 ख़वातीन जेल के अंदर हैं, आलिया हमज़ा, सनम जावेद और डॉक्टर यास्मीन राशिद। उन तीनों के लिए भी आवाज़ ज़ाहिर है हम सबको उठानी है। इनके लिए भी हमने आवाज़ उठानी है, क्योंकि जो जेलों से बाहर आ गई हैं, आप ये मत समझिए कि उनकी ज़िंदगियाँ नॉर्मल हो गई हैं। मैं बहुत सारी उन बहनों को जानता हूँ जिनकी ज़िंदगियाँ नॉर्मल नहीं हैं, जिनकी ज़िंदगियाँ बिल्कुल बदल गई हैं, उनके ख़ानदान बदल गए हैं, उनके ख़ानदानों के रवैये उनके साथ बदल गए हैं। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता जो कुछ बहुत सारी ख़वातीन के साथ हुआ है। तो इसलिए आप सबको इनके लिए ख़ास एहतराम, ख़ास लिहाज रखते हुए इनके बारे में बात करनी चाहिए। मैं अखबारी रिपोर्टर से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और हम सबको इन पर खराज तहसीन पेश करना चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि जब बड़े बड़े लीडर्स ने कुर्बानियाँ देने से इनकार कर दिया, तो ये ख़वातीन खड़ी हुई और इन्होंने जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के आम आदमी के लिए इन ख़वातीन ने कुर्बानियाँ दी। और आज आलिया हमज़ा और सनम जावेद को भी सरगोदा से ला के पेश किया गया है अदालत के अंदर, और उनकी अब अगली पेशी 15 तारीख की डाल दी गई है। इन अदालतों को ये भी ख्याल नहीं है कि इतनी लंबी पेशियां ना डालें। ये ख़वातीन सैर सपाटे पे नहीं है, जेलें काट रही हैं। इनको आप रिलीफ दें, इनको आप जेल से निकालें। 15 मई की सीधी आप गौर कीजिए कि 16-16, 17-17 दिन की जो है वो तारीख डाली जा रही है। तो उनके लिए भी हम कहते हैं, बहरहाल बहुत ही बहादुरी के साथ वो ये मुकाबला कर रही हैं, और आज भी बड़ी दलेरी के साथ वो अदालत आई और पेश हुई और अपने मौक़े पर अभी भी वो डटी हुई हैं। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि इसाक डार का जो डिप्टी वज़ीर आज़म बनाने का फ़ैसला है, मोहम्मद अली दुरानी साहब कहते हैं कि ये बेसिकली शोशा है मुज़ाहमत दिखाने का, कि हम मुज़ाहमत करेंगे इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। वो जो मुज़ाहमत का बयानिया राना सनाउल्लाह ने कहा ना कि अगले चंद हफ्ते में हम आपके सामने बयानिया लेके आएंगे, ये उसकी एक काविश है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने की, ये दिखाने की कि नवाज शरीफ और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे नहीं है। क्योंकि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पीछे खड़ी है मोहसिन नकवी के, और नवाज शरीफ पीछे खड़े हैं इसाक डार के। ये एक बात बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप ये मान सकते हैं कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर इसाक डार का ये नोटिफिकेशन हुआ होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो एक तरफ नवाज शरीफ कह रहे हैं कि हमने बयानिया बनाना है और हमने ये हुकूमत छोड़ देनी है और हमने ये कर देना, और दूसरी तरफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के नए ओहदे बांटे जा रहे हैं। तो इसलिए इन लोगों ने बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ना, और ना अपने पल्ले कुछ छोड़ना है, ना पाकिस्तान के पल्ले कुछ छोड़ना है। ये लगे हुए हैं और डटे हुए हैं, और ये सिर्फ जो झूठा बयानिया बनाना है उसकी तैयारियां की जा रही हैं। अच्छा जी, अगली खबर आपको देंगे कि शहबाज शरीफ 26 घंटे काम करते हैं। जी हाँ, ये इरफान सदीकी साहब कहते हैं जब बंदे ने बड़ा सारा लिफाफा जेब की बजाय वो भी मुंह में डाला हो तो फिर ऐसी बातें निकलती हैं। 24 घंटे होते हैं, उन्होंने कहा कि 26 घंटे काम करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे 26 घंटे कैसे काम करते हैं, तो भाई वो जो अजाफी 2 घंटे उन्हीं के लिए तो इसाक डार को रखा है। इसाक डार वो काम करेंगे तो तभी मामला चलेगा ना, मतलब कि घंटे तो 24 होते हैं, 26 घंटे वो काम करते हैं। तो अब वो 2 घंटे उन्होंने इसाक डार साहब वाले भी बीच में डालें और ख़ुद 24 घंटे काम करते हैं बगैर सोए हुए, क्योंकि आपको पता है वो तो चार्जर पे लग के तो बस चार्ज हो जाते हैं। दूसरी तरफ बाजी जो हैं वो वैसे ही मेरा ख्याल 30 घंटे काम करती होंगी। अब आप पूछ रहे होंगे कि टोटल 24 घंटे होते हैं, बाजी 30 घंटे काम कैसे कर लेती हैं? तो उस पर मेरा जवाब है कि बाजी 30 घंटे इसलिए काम कर लेती हैं कि 24 घंटे तो वो लाइव काम करती हैं और 6 घंटे उनकी जो टिकटॉक की रिकॉर्डिंग्स होती हैं वो काम करती हैं। तो क्योंकि काम तो उन्होंने टिकटॉक पर ही करना है, तो 30 घंटे वो करती हैं। अच्छा जी, अगली खबर ये है कि जियो और जंग ने कुछ धमकियाँ दी हुई हैं, मुल्क बदलने की तकदीर, उन्होंने उसके ऊपर एक पूरा मामला शुरू किया हुआ है। और वो मामला इस तरह का शुरू किया हुआ है कि वो एक ऐड दिखाते हैं जिसमें कहते हैं आखिरी मौका है मुल्क की तकदीर बदलने का, आखिरी मौका ये करने का, आखिरी मौका ये करने का, कर्जे उतारने का, मुल्क की मईशत ठीक करने का, हर चीज़ करने का आखिरी मौका जियो बता रहा है अपनी एडवर्टाइजिंग में। जियो माहिर है, और जियो खुद भी कहता है, जब हम हुकूमत में थे तो वो कहते थे कि हमसे बेहतर बयानिया कोई बिल्ड नहीं कर सकता। तो अभी देखते हैं वो कैसा बयानिया बिल्ड करते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में किसी भी तरह से कहीं भी जब तक जमहूरियत और समाजी तौर पर इस्तेहकाम ना हो तब तक माशी इस्तेहकाम वहाँ नहीं आ सकता। आप देख लीजिए किसी मुल्क में भी जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की कमी हो, जमहूरी इस्तेहकाम ना हो, वहाँ पर माशी इस्तेहकाम आया हो, ये कभी हो नहीं सकता। इसलिए
जियो अब ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है ये आखिरी मौका है। मतलब क्या जनरल आसिम मुनीर साहब का वक्त जो है ये आखिरी मौका है, ये जियो कहना चाह रहा है? क्या पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ये धमकी लगा रही है कि इन्होंने ना किया तो हमने मार्शल लगा देनी है? क्या मतलब क्या ये आखिरी मौके का मतलब क्या है? इसके बाद क्या क़यामत आ रही है? क्या पाकिस्तान ने अल्लाह माफ़ करे क्या हो जाना है पाकिस्तान को कि आप आखिरी मौका कह रहे हैं? क्यों आखिरी मौका है ये? आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है, पर आखिरी मौका ये जो बार बार जियो धमकी लगा रहा है, आखिरी मौका ये किसके इमा पर? क्या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की धमकी पहुंचा रहा है आप सब तक, या जियो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जितनी देर तक आसिम मुनीर साहब हैं तब तक हो सकता है, बाद में नहीं हो सकेगा? हमें इस बात की समझ नहीं आई। उम्मीद करते हैं कि जियो इसका जवाब देगा नहीं, हम आपको पहले ही बता देते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ को एक्सप्लेन करेगा कि क्यों जियो कहता है कि ये आखिरी मौका है। ये किसके इमा पर जियो ये धमकियां भेज रहा है? क्या मार्शल लग रहा है पाकिस्तान में? जो कि नहीं लगेगा, क्योंकि इन तिलों में तेल होता तो बहुत पहले मार्शल लगा लेते। पाकिस्तान की मईशत ऐसी नहीं है, माल पानी इतना मौजूद नहीं है कि मार्शल लगे। इसे मार्शल नहीं लगेगा। इसी तरीके से जो है वो जूतों में दाल ही बटेगी, जो चल रहा है वही चलाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।